देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल का, त्रिभुज का। और इसमें हमने क्या करना है इसमें एक्चुअली हमने जो ये टॉपिक है इसमें हमने बेटा सिमिलर ट्रायंगल पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इस कंसेप्ट को समझ लें। सिमिलर क्या होती हैं? हमने कॉन्ग्रुएंट सुनी थी पहले। कॉन्ग्रुएंट 9th में आती थी। क्या होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? इनको हम बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज या त्रिभ आकृति। सुरुमत हम आकृति को बोलते हैं, इनको बोलते हैं समरूप। अब कॉन्ग्रुएंट में और समरूप में क्या फ़र्क है बताओ? कोई भी स्टूडेंट बताओ मेरे को कि सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या फ़र्क है? सर, समरूप तो वे होती हैं जिनकी आकृतियां समान होती हैं और सर्वांग सम वे होती हैं जिनका साइज भी समान होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनके सर्व अंग का मतलब सभी अंग 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 क्या होते हैं? अब किसी ट्रायंगल के अंग क्या हैं? उसके एंगल, उसकी साइड। अब ये ट्रायंगल हैं, इसके अंग क्या हैं? इसके एंगल और साइड ए बी, बी सी, सी ए। ऐसे ही इसके ये 3 एंगल हैं, डी ई और एफ। और ई डी, ई एफ और एफ डी क्या हैं? इसकी साइड हैं। अगर एंगल बराबर हैं, ओनली एंगल्स, इफ ओनली एंगल्स आर इक्वल, if only angles are equal, triangles are similar। अगर कोण बराबर हैं, सिर्फ यदि कोण बराबर हैं तो त्रिभुज कैसी होती हैं बेटा? समरूप होती हैं। ओके। और अगर साइड भी बराबर हों और एंगल भी बराबर हों, इफ sides as well as angles are equal, तो क्या हो जाएगा? then triangles are congruent। यदि भुजाएं और कोण सभी बराबर हैं तो त्रिभुज कैसी होती हैं बेटा? सर्वांग सम होती हैं।
समझ आ गई बात ये। अब सभी यस सर। कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल्स होती हैं वो सिमिलर भी होती हैं, लेकिन सभी सिमिलर ट्राइंगल्स ज़रूरी नहीं वो कॉन्ग्रुएंट हों। ट्राइंगल छोटी सी भी ऐसी हो सकती है जिस इक्विलेटरल, और बड़ी से बड़ी ऐसी भी हो सकती है इक्विलेटरल। इसमें भी हर कोण 60 डिग्री का है, इसमें भी हर कोण 60 डिग्री का है। समझ रहे हो ना बात को? ये सिमिलर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसकी साइड अलग है और इसकी साइड अलग है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अलग से निकल के आता है, सिमिलरिटी की पहचान क्या हो। क्योंकि हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, सिमिलर पढ़ना है, समरूप। क्या पढ़ना है हमने यहाँ पे? सिमिलर ट्राइंगल्स, समरूप। तो सर्वांग सम तो ठीक है भाई, साइड भी मिलाओ, ये जो है ना एंगल भी मिलाओ, सब बराबर हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होगी। लेकिन हमने पढ़ना क्या पढ़ना हमने यहाँ पे, सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल में हमने ये देख लिया एंगल इक्वल हैं, तो एक इनकी और जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया ट्राइंगल ABC, सिमिलर का ये निशान होता है। कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है? ये तो होता है सिमिलर का, समरूप का। और कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है? यूं करके हम दो इक्वल के साइन और लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट, सम, सर्वांग सम। ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो A कोण D के बराबर होना चाहिए, B CE के बराबर होना चाहिए, C F के बराबर होना चाहिए, तब लिखेंगे हम। पहले हमारी नज़र ये होनी चाहिए कौन सा कोण किसके बराबर है। अगर कोण A जो है वो D के बराबर है, कोण B जो है वो E के बराबर है, और कोण C जो है वो F के बराबर है, तब हम लिखेंगे अगर ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और यहाँ पे रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो, भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। DAB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF और इज इक्वल टू AC अपॉन DF। यहाँ जो तुमने ऑर्डर लिया, क्रम लिया AB, तो यहाँ भी लगातार ले लो DE, BC तो यहाँ भी लगातार ले लो EF, AC मैंने बीच में छोड़ दिया, तो यहाँ भी बीच में छोड़ दो, DF हो जाएगा। अगर ये रेशियोज अगर सिमिलर हैं तो ये रेशियो बराबर होंगे, ये रेशियो बराबर हैं तो क्या होगा, सिमिलर होंगी। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF इफ़ एंड ओनली इफ़ AB इज इक्वल टू DF, AB by DF इज इक्वल टू BC by EF इज इक्वल टू AC by DF। अब बात आती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मैंने बताया सिमिलर ट्राइंगल्स का, हमने कॉन्सेप्ट लेके चलना है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होती हैं? सिमिलर ट्राइंगल क्या होती हैं? जिनके सभी एंगल इक्वल हों, या रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो भी क्या हों, इक्वल हों। भुजाओं के अनुपात जो है वो क्या हों, संगत भुजाओं के अनुपात क्या हों, बराबर हों। समझ आ रही बात? ये सभी बच्चे बताएं मेरे को, यहाँ तक यस बात सर, समझ में यस आ सर, गई? हाँ भाई यस आदित्य, सर। आदित्य एक बार इंग्लिश में समझा दो एक बार प्लीज। इंग्लिश में बोले हूँ बेटा, मैं तो फिर बता देता हूँ। तू लेट ज्वाइन हुआ है तो मैं शुरू से ठीक है बता सर। देता हूँ, ठीक है? देखो, हमने
यहाँ पे जो ट्राइंगल चैप्टर पढ़ना है बेटा, और ये ट्राइंगल में भी हमने क्या पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है। सिमिलर ट्राइंगल्स जो है वो क्या होती हैं, हमने ये पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल्स हैं उनको हम पहले पढ़ चुके हैं 9वीं के अंदर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, जिनकी जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सिमिलर किन को कहेंगे, इफ़ ओनली एंगल्स आर इक्वल तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर सिर्फ कोण बराबर हैं, एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर इनकी साइड भी बराबर हो जाती हैं, ए ई बी इज इक्वल टू डी ई ओ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ ओ और डी एफ ए सी के बराबर हो, तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट की मैंने जो है यहाँ कंसेप्ट लिखी है, इफ़ साइड्स एज वेल एज एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कॉन्ग्रुएंट का निशान ये होता है जो 9वीं में हमने बहुत प्रयोग किया था। और सिमिलर का निशान जो है ये एक ऐसा होता है इक्विवेलेंसी का। तो ट्राइंगल जैसे सिमिलर होती हैं तो एंगल तो इक्वल होते ही हैं, तो उनमें एक ख़ास बात और भी होती है कि रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब हम सिमिलर ट्राइंगल लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ है, तो हमें पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि एंगल ए जो है वो डी के बराबर था, बी ई के बराबर था, सी एफ के बराबर था। तो यहाँ जो कर्म है वो एंगल्स का है, वही यहाँ पे एंगल्स का इक्वलिटी वाले में होना चाहिए। अगर एंगल ए सी के बराबर ई के बराबर होता तो ई को पहले लिखना पड़ता हमें। ये सिमिलरिटी लिखने के बाद रेस्पेक्टिव साइड्स यहाँ से ए बी ले लिया फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ से भी फर्स्ट और सेकंड उठाओ, ए बी बाई डी डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। यहाँ से ये पिछले दो लगातार थे, और ए सी बाई डी एफ, ये पहचान है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कि सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसी हैं, सिमिलर हैं। लेकिन सभी सिमिलर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जैसे ये छोटी सी ट्राइंगल है जिसके हर एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। ये बड़ी ट्राइंगल है जिसका हर एंगल 60 डिग्री का है, लेकिन इसकी साइड बड़ी हैं, इसकी छोटी हैं। क्योंकि एंगल इक्वल थे तो ये सिमिलर तो हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। आगे बात समझ में? होगी बात बेटा क्लियर है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं मैं वो समझा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं और जिनके रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं, ये बात है। अब ये बात समझ में आ गई हो तो आगे चालू मैं। यस हाँ सर। सर आ गई। हाँ, तो अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या आएगा, सिलेबस जो है वो उसके ऊपर कैंची चल चुकी है। यहाँ पे 4 थ्योरम थी, मैंने क्लास में भी समझाई थी। तो इसमें थेल्स थ्योरम फर्स्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स की प्रमेय। और यहाँ पे फिर एरिया की थी, फिर पाइथागोरस, और फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस भी साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का नाम है। और ये है पाइथागोरस का विलोम। पहले तो सिलेबस में 4 थ्योरम थी, अब हैं 2। एरिया वाली काट चुके हैं
और विलोम भी काट चुके हैं वो, ये कैंसिल होगी। अब थ्योरम कितनी रहेगी? 2, एक तो थेल्स थ्योरम और एक पाइथागोरस थ्योरम। कोरोना के कारण ये 2 कट चुकी हैं। अब हमारे पास थेल्स थ्योरम है जो कि मैं समझा चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर बता दूंगा एक बार। और पाइथागोरस थ्योरम है। दोनों की स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और दोनों के प्रूफ भी होने चाहिए। एक थ्योरम तो इनमें से 101% आएगी ही आएगी। अगर एग्ज़ाम होगा और इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाएगा तो तरीका क्या होता है क्वेश्चन पूछने का? उनका तरीका होता है बेटा, आके थ्योरम देंगे, स्टेट एंड प्रूव, या उसकी स्टेटमेंट भी लिख देंगे, उस थ्योरम को प्रूव करना, और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट में होता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी और प्रूव भी करना पड़ सकता है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीधा अप्लाई होगा। वो आसान सा क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम करेंगे थेल्स थ्योरम, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, जो कि यहाँ पे सिर्फ वर्बल है, मतलब शब्दों में है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो वो जो है ट्राइंगल के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज है। देखो इसमें लिख रखा है बेटा 6.1। पहला क्या है? सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या समरूप होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। 2 सर्कल हैं, तो सर्कल जो है ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसका रेडियस अलग हो सकता है, इसका रेडियस अलग। तो सर्वांग सम तो हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वांग सम में तो सभी अंग समान होने चाहिए, रेडियस भी बराबर होने चाहिए। तो ऑप्शन क्या रह गया? सिर्फ समरूप का। तो सभी सर्कल क्या होते हैं? वो समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ये है फर्स्ट का फर्स्ट है जो क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई होगी बात? या बोले यारो बेटा, हाँ भर लिया यारो, किम कुछ तो बोल यारो। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग में क्या हो जाएगा? ऑल स्क्वेयर्स। वर्ग की पहचान क्या होती है बेटा? हर कोण कितने का मिलेगा? 90 का। सर 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। छोटा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। तो ये सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं? सर सिमिलर। सिमिलर। तो ऑल जो है स्क्वेयर्स आर सिमिलर, समरूप हैं। तीसरा, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। और ब्रैकेट में दे रखा है समद्विबाहु आइसोसेलेस और इक्विलेटरल समरूप समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं? समरूप की क्या पहचान है? सर समबाहु। समबाहु उत्तर हो जाएगा। क्यों? समरूप में हमने कोणों को देखना है। यहाँ स्क्वायर में भी हमने एंगल्स को देखा था, सर्कल में भी हर एंगल जो है वो देखा था।
क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं सर्कल में। कभी कोई नहीं सोचा है सर्कल में साइड साइड कितनी होती है सर्कल के अंदर? सर्कल में साइड कितनी होती हैं? कोई भी बच्चा बताए मेरे को, स्टूडेंट। सर 0। आदित्य, आशीष, अरे बोलो। 3 न्यू का धनुष जी कौन है मेरा? आप बताओ। 0 सर। 0 इनफाइनाइट साइड होती हैं बेटा। अब देखो, ट्रायंगल थी, कितनी साइड हैं? सर 3। 3। 3। स्क्वायर 4। पेंटागन 5। हेक्सागन। ये बढ़ती जा रही है ना अब। और जब ये अनंत हो जाएंगी तो ये किसका ना यस सर। किसका रूप ले लेगा? ये सर्कल का ले लेगा। तो सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल जो है वो, वृत्त जो है वो अनंत भुजाओं से बनी हुई एक बहुभुज है, पॉलीगन है। समझ आ रही बात है? और इसके कोण बराबर होते हैं। ये साइड हैं तो कोण भी होंगे, तो सभी जो है कोण जो है वो इक्वल हैं, लेकिन ये समरूप हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में ये रेडियस भी बराबर होने चाहिए थे। और तुम्हारा जो इसमें फर्स्ट का फोर्थ जो क्वेश्चन है लास्ट, वो है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो सिमिलर कौन होते हैं बेटा? सिमिलर जो है पॉलीगन कौन से सर होते हैं? जिनके एंगल इक्वल हो। एंगल इक्वल हो और भुजाएं अनुपात में हो। प्रश्न है भुजाओं की समान संख्या, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं। अंग्रेजी में बोल देता हूँ मैं। द पॉलीगन्स of having equal sides, having equal number of sides, यानी कि साइडों के जो संख्या है वो बराबर है, आर सिमिलर, सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? उनके एंगल इक्वल होने चाहिए। उनके संगत कोण खालिस्तान हो, बराबर हो, ये हमने पढ़ना है, बराबर हो। और भुजाओं का मैंने बताया था क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो इसका हो जाएगा बेटा देयर एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल एंड रेशियो ऑफ साइड्स वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अच्छा, निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण देखे हैं तुमने? सिमिलर के बताओ। समरूप आकृतियों के कमरे की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं?
आमने सामने की दीवार समरूप होती हैं। और समरूपता कहाँ देखी है तुमने? अपने घरों में देखनी है। ठीक है, वो लिख लेना। और तीसरा प्रश्न है, इसने एक रोम्बस दे रखी है और एक वर्ग दे रखा है और ये पूछ रखा है क्या ये समरूप हैं? तो समरूप के लिए जो है क्या होनी चाहिए खासियत? पहली बात, सर इनके एंगल इक्वल होने चाहिए एंगल इक्वल और होने चाहिए। इनकी एंगल भुजाओं इक्वल का है अनुपात नहीं, भी समान होना चाहिए। लेकिन अनुपात तो बराबर है। अनुपात ये निश्चित नहीं करता कि भाई जो है ना वो सिमिलर होंगी। समझ आ रही बात? वो ट्राइंगल में यस है सर। और हम नहीं। तो ये तो था एक्सरसाइज 5.6.1। अब एक्सरसाइज 2 करनी है बेटा तुमने, 2 या 3 करनी है, जिसमें एक में तो थेल्स थ्योरम है और एक में पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम पहले दोनों थ्योरम नहीं कराएंगे और इनका रट्टा लाएंगे। पहले समझेंगे फिर उनको याद रखेंगे। थेल्स थ्योरम, तो थ्योरम में पहले बेटा स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है? इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it will divide other two sides in same ratio. मैं दोबारा करा रहा हूँ, जो बच्चे जिन्होंने नहीं समझे फिर समझ लियो। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। वेरी गुड, समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, कोई भी दिया क्या है इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था बेटा। एक तो दिया क्या है, एक हमने सिद्ध क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन और एक प्रूफ। 4 स्टेप होते हैं किसी भी थ्योरम के। उन 4 स्टेप्स को लिखना आधे लिख दो जब आधे नंबर पक्के हैं। तो गिवन क्या है? गिवन, गिवन का मतलब दिया है ए ट्राइंगल ABC। ए ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल दे रखी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं दे रखा है इसने। टू प्रूफ, और एक और है DE इज पैरेलल टू, ये भी दे रखा है बेटा। एक रेखा खींची इसने पैरेलल किसके? BC के। DE
पैरेलल टू बी सी। हिंदी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी। बस ये गिवन है, आपका दिया हुआ है। स्टेटमेंट में फिर बता देता हूँ। ये कहता है किसी भी त्रिभुज में अगर कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर खींची जाए, ये रेखा हमने इस BC के समानांतर खींच दी, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई? AB और AC। तो AB और AC को ये बराबर अनुपात में बांटेगी, AD बटे में DB और AE बटे में EC। बेटा आवाज़ किसके पास से आ रही है? म्यूट कर ले अपने आप को, ठीक है। तो ये तो गिवन है, ट्राइंगल ABC में D पैरेलल है BC के। अब प्रूफ क्वेश्चन आएंगे उनमें भी ये करना है, तुमने दिया है ये अलग अलग लिखोगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये थ्योरम की स्टेटमेंट का है, कतई रट्टा मार दियो जिस किताब में लिख रहा है किन्नू एक हरफ फिर फुल स्टॉप पूर्ण विराम का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, याद कर दियो। इसने कभी भी पूछी जा सकती है ये। मैं मिल लूँगा जब नमस्ते ना करियो, मैंने थ्योरम सुना के निकल जाइयो, ठीक है। उसकी नमस्ते सही मानी जाएगी जो सुना देगा। कंस्ट्रक्शन। अब हम कुछ रचना करते हैं इसमें ताकि हम अपने प्रूफ के ऊपर आ जाएं। और उसमें क्या है, एक तो हमने D से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, DL, और एक E से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लंब डालना है M, और C और D को मिलाना है, E और B को मिलाना है। ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रा DL परपेंडिकुलर AE, और परपेंडिकुलर किस पे गिरा बेटा? EM AD पे, ठीक है। और ज्वाइन B to E एंड D to C। D को C से मिला दिया और E को B से मिला दिया। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। स्टेटमेंट क्या थी? इन ए ट्राइंगल ABC इफ ए लाइन D is drawn parallel to the side BC then it will divide other two sides in same ratio। गिवन है ट्राइंगल ABC में D समानांतर है BC के। प्रूव क्या करना है? AD बटे में DB इज इक्वल टू AE बटे में EC। कंस्ट्रक्शन क्या की? ड्रा DL परपेंडिकुलर ऑन AE एंड EM परपेंडिकुलर ऑन AD एंड ज्वाइन B to E और D to C, ठीक है। अब प्रूफ। प्रमाण रचना। अब प्रमाण कैसे देना है? प्रमाण हम ये देखेंगे, AD किस ट्राइंगल में पड़ता है, BD किस ट्राइंगल में पड़ता है। AD पड़ता है ADE में, BD पड़ता है BDE में। समझ आ रही बात? AD किस में पड़ता है? ADE में। BD किस में पड़ता है? BDE में, क्योंकि इनकी ऊंचाइयां बराबर हैं। इसकी भी ऊंचाई EM है ADE की, और BDE की भी ऊंचाई कितनी है बेटा? EM ही है। तो हम दोनों का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो त्रिभुज यहाँ ट्राइंगल ADE, एरिया लिख दो यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, DBE लिख लो। तो ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। इसका आधार क्या हो जाएगा? AD, और गुणा में
इसका लंब क्या हो जाएगा एम ई। ऐसे ही जो बी डी ई ट्राइंगल है ये थोड़ी तिरछी है, लेकिन ऊंचाई इसकी वही है ई एम। ऊंचाई वो मानी जाती है जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम उसके बड़े हुए पे चाहे उस पे। और आधार बी डी है तो 1/2 बी डी गुणा में एम ई दोनों में बराबर है। समझ आ रही बात? तो एम ई से एम ई कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया ए डी अपॉन बी डी। इसका नाम 1 देंगे। इसी तरह से इक्विवेलेंटली लिखेंगे, ये 3 डंडे लगा के एल वाई लिख देना। इसका क्या मतलब होता है इक्विवेलेंटली। इसी प्रकार अब की बार हम त्रिभुज वो लेंगे जिनमें ए ई जो है वो क्या हो बेस हो आधार हो और एक ई सी हो। तो त्रिभुज क्या होगी, एक तो यही होगी ए डी ई, ए ई आधार हो जाएगा और उसका लंब क्या हो जाएगा डी एल। ऐसे ही जो ई सी डी है इसमें आधार ई सी हो जाएगा और लंब यही रहेगा डी एल। तो क्या हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। क्या हो जाएगा बेटा 1/2। देखो बेटा इसी प्रकार हमने त्रिभुज कौन सी ली है, कौन सी ली है बेटा ए डी ई में आधार ए ई और ऊंचाई क्या है डी एल। ऐसे ही ई सी डी में आधार तो ई सी और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, ये इसकी भी डी एल। तो क्या हो जाएगा 1/2 ए ई गुणा में एम ई और 1/2 ई सी गुणा में एम ई से एम ई कट जाएगा, ये आ जाएगा। यही हमने बराबर दिखाने हैं और इसके बराबर दिखाने के लिए ये भी बराबर होना चाहिए। इनको कंपेयर करें, ऊपर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, अगेन यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, नीचे है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और दूसरा है ट्राइंगल ई सी डी। अब इनका आधार तो एक ही है और समानांतर रेखाओं के बीच हैं। तो नौवीं में हमने एक बात पढ़ी थी, अगर दो त्रिभुजों में का आधार एक हो और समानांतर भुजाओं के बीच में हो तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 and 2 implies AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे में EC। बस यहाँ पे लिखोगे बिकॉज एरिया किसका ट्राइंगल BDE का किसके बराबर है एरिया ट्राइंगल ECD। क्यों, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल समान आधार और सेम का वो यहाँ होता है समानांतर रेखाओं के बीच स्थित। हनी भाई वीडियो न ऑफ कर ले, वेरी गुड। ये थ्योरम है, मैं फिर बता देता हूँ एक बार।
अब इसको तुमने याद कर लेना बेटा, बगैर डायग्राम पढ़े देखे भी लिख दोगे, प्रैक्टिस मानी जाएगी, फिर कोई थ्योरम जो है थारी पहुंच से बाहर नहीं होगी। क्या है मैं फिर बता देता हूँ। ये कहता है किसी भी त्रिभुज में अगर एक किसी भुजा BC के समानांतर D खींची जाए तो D दूसरी भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड करेगी। AD बटे में DB और AE बटे में EC बराबर होगा। दिया क्या है, ट्राइंगल ABCD है और D समानांतर है BC के। सिद्ध क्या करना है, AD बटे में DB और AE बटे में EC। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, DL परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला AC पे और EM परपेंडिकुलर डाला AB पे और B को E से ज्वाइन कर दिया, C को D से कर दिया। प्रूफ में हमने हमने AD जिसमें पड़ती है और DB जिसमें पड़ती है वो दो त्रिभुज ली। ऐसे ही AE जिस त्रिभुज में पड़ती है और EC जिस त्रिभुज में पड़ती है वो त्रिभुज ली। तो ADE का क्षेत्रफल बटे में BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, AD बटे में 1/2 AD आधार और ऊंचाई ME, इसका क्या हो जाएगा 1/2 BD आधार और ऊंचाई वही ME। ये कट के क्या आ जाएगा AD बटे में BD। ऐसे ही त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, इसका आधार AE हो जाएगा 1/2 आधार और ऊंचाई क्या है बेटा DL। ऐसे ही दूसरी त्रिभुज का आधार कितना है EC और ऊंचाई कितनी है DL। तो यहाँ भी कट के क्या आ जाए E/AC। तो ये दोनों बराबर हुए क्योंकि ये पार्ट इसका बराबर है LHS। ये तो सेम है, ऊपर वाला तो वही त्रिभुज है, यहाँ भी वही त्रिभुज है और नीचे जो दो त्रिभुज हैं उनका आधार तो वही है D और समानांतर रेखाओं के बीच में पैरेलल में, तो इनका भी क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जब ये पार्ट बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो हमारे जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना बेटा? यस सर। या थ्योरम ही चैप्टर है उन्हें सोच लियो, क्योंकि यह थ्योरम आनी है। या नहीं आओगी तो पाइथागोरस आओगी, पाइथागोरस नहीं आओगी तो या होगी, एक तो ज़रूर आनी है 100%। इन न तो रट के भगा दो, अपने एक सांझ के रट ले, एक सुबह रट ले, फिर एक ने शाम ने और एक ने सुबह, अपने याद कर लो। अब इसके ऊपर कुछ और बातें हैं बेटा, जैसे ये ट्राइंगल लिख दी मैंने ABC और D ये थी समानांतर। तो एक तो AD बटे में DB किसके बराबर आ गया था, AE बटे में EC। ये बात समझ में आ गई? जैसा अनुपात इधर लोगे वैसा इधर लेने पड़ेगा। BD बटे में DA भी लिख सकते हैं हम, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, BD बटे में DA लिखा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, C बटे में EA। और क्या लिख सकता हूँ, AD बटे में AB भी लिख सकता हूँ। तो इधर से क्या लिखना पड़ेगा, जैसा यहाँ चला था वैसा ही यहाँ चलना है, AD तो AE हो गया, बटे में AB लिया मैंने तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये सारे बराबर होंगे अगर ये समानांतर है तो, यो बटे में यो बटे में यो, या यो बटे में यो बटे में यो। AD छोटी भुजा, AB बड़ी भुजा, AE बटे में ए। जो इधर रेशो लिए लोगे वही रेशो तुमने किधर लेना है, इधर लेना है। और क्या हो जाएगा, BA या BD अपॉन BA लिख दिया मैंने। तो इधर से क्या लिखोगे, BD यहाँ है ना, तो क्या हो जाएगा CE बटे में CA। सर CE/CA। हाँ समझ आ गई बात? ये जैसा अनुपात लोगे एक साइड, दूसरा अनुपात Yes, उधर sir. भी वैसा ही लेना है। अब हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कर लेने हैं। कल जो है मैं इस चैप्टर को ख़त्म करवा दूंगा। एग्जाम्पल अपने खुद करने बेटा तुम। एक्सरसाइज 6.2 देखो। अब ये त्रिभुज दिखाई दे रही है ना तुमने, ADDE पैरेलल है,
ए बी सी है, तो जो निकालना है उसको एक्स ले लिया करो, ये निकालना है तुमने। तो अनुपात क्या चलेगा, ए डी बटे में डी बी, ए ई बटे में ई सी। तो 1.5 बटे में 3 और 1 बटे में एक्स, यहाँ से एक्स निकल आएगा। ऐसे यहाँ ये पूछ रखा है, ये यहाँ इसको एक्स ले लेंगे। तो यहाँ तो बेटा तुमने सिर्फ इस थेल्स थ्योरम का अप्लाई करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। थ्योरम आएगी उसके साथ उसको अप्लाई करते वक्त का क्वेश्चन आएगा। तो एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है डी समानांतर है बी सी के। त्रिभुज है तुम्हारी ए बी सी डी ई। ये है 1.5, ये है 3, ये है 1 और ये है एक्स। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं क्वेश्चन, ये पूछ लेगा वो। और गिवन क्या है इसमें, ये सारी बातें लिखनी है तुमने। दिया हुआ क्या है, डी ई समानांतर है बी सी के। तो फिर लिखेंगे टू प्रूव क्या है, टू फाइंड या टू प्रूव। टू फाइंड है, इसमें क्या निकालना है हमने, पी सी पूछा है। पी सी को हमने एक्स ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, और ये एक था ही। तो बाय प्रूफ या सॉल्यूशन, फाइंड में सॉल्यूशन वैसे प्रूफ। बाय थे क्योंकि यहाँ लिखोगे डी ई पैरेलल टू बी सी, सो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, ए डी बटे में डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे में ई सी। ए डी कितना है 1.5, ये कितना है 3, ये 1 और ये एक्स। तो दशमलव को हटाओ पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 बटे में 10 गुणा 3 1 बटा एक्स, 15 दूनी 30। तो 1/6 बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन करने हैं तुमने बेटा। ये वन 1.5 डिवाइडेड बाई 3 ये पूरा है, नहीं 3 ही है, ठीक है बेटा। और 1/x, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ ये दशमलव हटाया तो मैंने, कितना हो जाएगा, ये काट गलत लिया मैंने, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 3 से 3, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन जो है इसका दूसरा पार्ट है बेटा, ये और करा देते हैं, फिर छुट्टी है तुम्हारी, क्योंकि 9th वाले पार्ट देखने लग रहे हैं। यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ये हमने x ये निकालना है, ये 7.2 है, ये 5.4 है और ये 1.8 है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ए डी कितना है x, ये कितना है 7.2, ये 1.8, ये 5.4। तो ये काट लो, 18 बटे में 54 रह जाएगा, दशमलव से दशमलव एक के स्थान के बाद है, सीधा भी काट सकते हैं। और ये कितने पे कट गया, 3 पे। तो x इज इक्वल टू 7.2/3, तो कितना आ जाएगा बेटा 2.4। तो यहाँ तक का कर लेना, आगे जो है क्वेश्चंस जो है वो मैं फिर कराऊंगा, और कल हम पाइथागोरस जो है थ्योरम करेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर को करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक का कर लेना। एग्जाम्पल सारे करने बेटा तुमने। कल एग्जाम के बाद लिखना है। हैं?
एग्जाम्पल example बिल्कुल के बाद करने स्कूल में हैं, रुकना है। जैसा उन्होंने दे रखा है वैसा ही एग्जाम्पल करना है तुमने। सर पेपर के बाद स्कूल में रुकना है कल। पेपर के बाद स्कूल में रुकना है, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। जिस दिन स्कूल आओगे उस दिन रुकोगे, ठीक है सर। ठीक है ना?